हेलो एवरीवन, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे जो कि एक सेल रेस्पिरेशन में सबसे फर्स्ट पाथवे है। सेल रेस्पिरेशन में, सेल के रेस्पिरेशन में ध्यान से सुनिएगा, सेल के रेस्पिरेशन में जो फर्स्ट पाथवे है वो ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है। इसके बाद हम और पाथवेज पढ़ेंगे जो कैरी फॉरवर्ड होते जाएंगे और अल्टीमेटली ऑक्सीजन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को यूज करेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसको बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, जितने भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को बोलते जा रहा हूं उसको आप नोट कर सकेंगे। और पूरे पाथवे को मैंने फिलहाल यहाँ पे खींच दिया है। टोटल 10 रिएक्शंस आपके सामने है ना। तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन की तरफ जा करके देखें कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। दो शब्द निकाल सकते हैं, एक ग्लाइकस और लाइसिस। इस पार्ट को हम लोग स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे तो मैं बता सकता हूं ग्लाइकोलाइसिस का जो शब्द है वह आया है ग्रीक वर्ड से, ग्लाइकिस से, जिसका मीनिंग होता है स्वीट। स्वीट से तात्पर्य यह है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्वीट इन टेस्ट होता है। इस कारण से ग्लाइको शब्द ही कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। इस कारण से मैं बोल सकता हूं कि ग्लाइको मीन्स फिलहाल अभी कार्बोहाइड्रेट, मीनिंग एक्चुअल मीनिंग स्वीट है, और लाइसिस का मीनिंग स्प्लिटिंग होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का स्प्लिटिंग, स्वीट स्प्लिटिंग मतलब क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट का स्प्लिटिंग कहलाएगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ध्यान पे रखिएगा इस बात को कि ग्लाइकोलाइसिस का जो ब्रेकडाउन, कार्बोहाइड्रेट का स्प्लिटिंग जो हो रहा है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा कि इस पाथवे को डिस्कवर किया गया था एम्बेडन, क्या बोलते जा रहा हूं, एम्बेडन और मेयर ऑफ के द्वारा। इस कारण से इस पूरे पाथवे को कहा जाता है EMP पाथवे, जिसका मीनिंग, जिसका एब्रीवेशन होता है एम्बेडन मेयर ऑफ पाथवे। अगर आपको क्वेश्चन में EMP पाथवे डिस्क्राइब करने बोलेंगे तो आप बिल्कुल ही इस ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स को डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि एम्बेडन मेयर ऑफ के ने इस ग्लाइकोलाइसिस को इंट्रोड्यूस किया था। इस कारण से उनके नाम पे ये पाथवे रखा गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता सकता हूं कि ये साइटोप्लाज्म में इनका प्रोसेस होता है और एक यूनिक पाथवे है। ये एक यूनिक पाथवे है जो कि एरियोबिक और एनियोरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ही इन्वॉल्व रहते हैं। एरियोबिक से तात्पर्य यह है कि रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, और एनियोरोबिक रेस्पिरेशन से तात्पर्य यह है कि रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो होगा। तो दोनों ही केसेस में ये पाथवे इंक्लूडेड है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यह पाथवे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं करता। तो ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस एक ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे रहेगा। तो क्या क्या पॉइंट्स बोला कि ये साइटोप्लाज्म में होता है, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन या स्प्लिटिंग के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। अब इस पूरे पाथवे में ये एक लीनियर पाथवे आपको दिख रहा होगा कि यहां से स्टार्ट हुआ है और लीनियरली अरेंज हो, रिएक्शंस लीनियरली पाथवेज के आगे बढ़ रहा है। सबसे पहला जो सबस्ट्रेट है वो ग्लूकोज रहेगा इस पाथवे में, और 1 मोल ग्लूकोज, ध्यान से आप सुन लेना बात को, कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2
ऑफ पायरुवेट में इस पाथवे में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में ब्रेक डाउन होगा इस ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे में। ठीक है, अब इस पाथवे को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास 2 फेजेस रहेंगे। सबसे पहला जो फेज है वह प्रिपरेटिव फेज कहलाता है और सेकेंड जो फेज है वो पे ऑफ फेज कहलाता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सबसे पहले ग्लूकोज से एनर्जी की आवश्यकता हमको है। जो इस पाथवे का मुख्य मोटो यह है कि हमको इस ब्रेकडाउन से क्या फायदा होने वाला है, हमको इससे एनर्जी ऑब्टेन करनी है। ठीक है, तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हमको एनर्जी चाहिए, तो सबसे पहले हमको ग्लूकोज को प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं कि हमको एनर्जी पहले इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, एनर्जी पहले इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। इस कारण से मैं क्या बोल सकता हूं कि हमको ग्लूकोज को पहले प्रिपरेटरी फेज के थ्रू प्रिपेयर करना पड़ेगा और उससे एनर्जी ऑब्टेन करनी होगी। जैसे कि ग्लूकोज को हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हम ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 3 स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वह फॉस्फोराइलेशन का स्टेप कहलाता है और सेकेंड स्टेप स्प्लिटिंग का होगा और थर्ड स्टेप पायरुविक एसिड फॉर्मेशन का रहेगा। तो जो प्रिपरेटरी फेज है उसमें आप लोगों को फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसी फेजेस के एंड में हमको स्प्लिटिंग वाला प्रोसेस भी देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोगों को पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो भी एक फॉस्फोराइलेशन का ही स्टेप है और वो हेक्सोकाइनेज के थ्रू हो रहा है। जहां कहीं भी आपको काइनेज शब्द देखने को मिलेगा इसका सीधा संबंध फॉस्फोराइलेशन से रहेगा और ग्लूकोज को सबसे पहले फॉस्फोराइलेट कर दिया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब आपको यह बात पता है कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन बायोमोलिक्यूल है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन बायो कंपाउंड है। ठीक है, हेक्सोकाइनेज ने क्या किया है इस एंजाइम में कि एटीपी की मदद से एक फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर ग्लूकोज के 6th कार्बन पे कर दिया गया है। अब आप देख सकते हैं इस हेक्सोकाइनेज का एक अल्टरनेटिव एंजाइम और होता है, जैसे कि लिवर और पैंक्रियास में। लिवर और पैंक्रियास के बीटा सेल्स में हेक्सोकाइनेज जैसी एक्टिविटी एक और एंजाइम की होती है, वह भी ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। उस एंजाइम का नाम है ग्लूकोकाइनेज। तो ग्लूकोकाइनेज जो है वह सेम रिएक्शन कंप्लीट करेंगे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, लेकिन वह स्पेसिफिक ऑर्गन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग साइट्स पे एंजाइम जो सेम रिएक्शंस कर रहे हैं उनको हम आइसो एंजाइम कहते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज जो है वो आइसो एंजाइम्स कहलाएंगे, जिनका काम क्या है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन। ठीक, अब आप देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता सकता हूं क्योंकि आपने माइकलिस मेंटन इक्वेशन पढ़ लिया है। तो ग्लूकोकाइनेज के पास का Km जो है वो बहुत ज्यादा ही हाई होता है। जब मैं माइकलिस मेंटन कांस्टेंट के बारे में बता रहा था इंटरप्रिटेशन ऑफ MM इक्वेशन में कि जिस एंजाइम का Km हाई होगा उसकी एफिनिटी इन कंपैरिजन जिसका Km कम है कम होगी उसके सबस्ट्रेट से।
तो हेक्सोकाइनेज का Kf कम है, इस कारण से मैं बोल सकता हूं कि ग्लूकोज के प्रति ज्यादा एफिनिटी हेक्सोकाइनेज की होगी। तो एक एग्जांपल यह हुआ आइसो एंजाइम का और फॉस्फोराइलेशन का। तो आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कि प्रिपरेटिव फेज में जो सबसे पहला फेज है वो फॉस्फोराइलेशन का है, स्टेप जो है वो फॉस्फोराइलेशन का है। सेकेंड स्टेप की तरफ जाने की कोशिश करें। सेकेंड स्टेप बहुत ही सिंपल स्टेप है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम की मदद से, ये एंजाइम बोलते हुए आपको दिमाग पे आ गया होगा कि जो स्टेप 2 है वो आइसोमराइजेशन का होगा। पहला स्टेप 1 जो है प्रिपरेटिव फेज में वह फॉस्फोराइलेशन का हो गया। सेकेंड स्टेप जो है वह आइसोमराइजेशन का होगा, जो कि फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज की मदद से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया गया। दोनों ही 6 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान देने की बात यह है कि ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है और फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर है। तो एल्डोज शुगर का कन्वर्जन कीटोज शुगर में फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज की मदद से हो गया है। ठीक, थर्ड स्टेप अगेन फॉस्फोराइलेशन का होगा और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है एक इंपॉर्टेंट एंजाइम के द्वारा, जिसका नाम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम। और ये जो रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, ऊपर के जितने भी रिएक्शंस थे, सो थोड़ा सा मैं एरोस को ठीक कर देता हूं। जो फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप की बात कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेप जो फॉस्फोराइलेशन का था वो भी इरिवर्सिबल था, सेकेंड स्टेप रिवर्सिबल है और थर्ड स्टेप अगेन इरिवर्सिबल है। ठीक, अब आपको देखने को मिल रहा है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट भी लिखा जाता है इसको। मैं फिलहाल आपको समझने के लिए बिसफॉस्फेट की बात कर लेता हूं। अब ये बिस शब्द बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब फॉस्फेट के सामने बिस लगे रहेगा तो आप बिल्कुल ही समझ जाना कि वो 2 इंडिविजुअल मोनोफॉस्फेट्स को, 2 फॉस्फेट्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है ना। अगर आप यहां पे गलती से डाइफॉस्फेट इंक्लूड कर दिए तो आपका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि डाई मीन्स कि फॉस्फेट जो है वो एक दूसरे से एनहाइड्राइड बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो बिसफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट में अंतर यह है कि 2 मोनोफॉस्फेट ग्रुप्स को बिस रिप्रेजेंट कर रहा है और डाइफॉस्फेट जो है वह 2 फॉस्फेट जॉइंट विद एनहाइड्राइड बॉन्ड्स को डिनोट कर रहा है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट फॉस्फोराइलेशन का अगेन प्रोसेस, पहला स्टेप फॉस्फोराइलेशन, सेकेंड स्टेप आइसोमराइजेशन, थर्ड स्टेप अगेन फॉस्फोराइलेशन। तो आप देख सकते हैं मैंने पहला स्टेप जो बोला था वो फॉस्फोराइलेशन का था, जिसमें स्टेप 2 जो है वह आइसोमराइजेशन का रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखने का प्रयास करते हैं। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, अब जो प्रोसेस होने वाला है वो स्टेप 4 स्टेप की बात करो तो ये स्टेप क्लीवेज या स्प्लिटिंग का रहेगा। इस प्रोसेस में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड्स में टूट जाता है। देखिए 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन में स्प्लिट हो गया है और 3 कार्बन में स्प्लिट होने के बाद यह ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक,
ये प्रोसेस स्प्लिटिंग को डिनोट करता है और ये एल्डोलेज एंजाइम इस स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक, याद रहेगा इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 5। स्टेप 1 फॉस्फोराइलेशन, स्टेप 2 आइसोमराइजेशन, स्टेप 3 अगेन फॉस्फोराइलेशन और स्टेप 4 स्प्लिटिंग का प्रोसेस है। ठीक, अब यहां तक के जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है इनको हम बोलते हैं प्रिपरेटिव फेस। एक बात मैं आप लोगों को और बताना भूल गया कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट पे कन्वर्ट हो रहा है। इसमें भी हमको एटीपी से फॉस्फेट मिल रहा है और यह एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 स्टेप ऐसे हैं जो कि एनर्जी को इन्वेस्ट किया जा रहा है ग्लूकोज के एक्चुअल एक्टिवेशन के प्रोसेस पे। ठीक, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट तक आपका प्रिपरेटिव फेज ग्लाइकोलाइसिस में चलता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, DHAP मैं इसको लिख रहा हूं, ये भी अगेन कन्वर्ट हो जाता है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज की मदद से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो आप देखिए कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट अगेन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में स्प्लिट हो गया, लेकिन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अगेन फॉर्म कर देता है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज की मदद से एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ही। इस कारण से जब आगे का प्रोसेस होगा तो हम लोगों को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट देखने को मिलते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो भी एक 3 कार्बन कंपाउंड है। अब आप देखिए ये 2 मॉलिक्यूल्स आया कहां से, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की स्प्लिटिंग से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गए और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अगेन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। इस कारण से 2 मॉलिक्यूल्स अब जितने भी पाथवेज में आगे के स्टेप्स चलेंगे वह 2 मॉलिक्यूल्स के थ्रू चलेंगे और इस एल्डोलेज एंजाइम के पूर्व जितने भी रिएक्शंस थे वो केवल एक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट का ही रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, चलिए स्टेप 5 हम लोगों ने देख लिया कि स्टेप 5 में ट्रायोज आइसोमरेज की मदद से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। स्टेप 5 आप लोग लिख लीजिए, वो भी आइसोमराइजेशन का स्टेप है और स्टेप 5 आइसोमराइजेशन का स्टेप है। इसमें डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज की मदद से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। आइसोमराइजेशन स्टेप, स्टेप 1 फॉस्फोराइलेशन, सेकेंड स्टेप आइसोमराइजेशन, थर्ड स्टेप अगेन फॉस्फोराइलेशन। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, ये 4th स्टेप ये भी लिख सकते हैं और इसको आप 5th स्टेप लिख सकते हैं। 6th स्टेप की तरफ मैं जाऊं तो यहां पे अपन 6th स्टेप लिख सकते हैं। 6th स्टेप में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देखिए एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड में किया जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ने क्या किया, एल्डिहाइड को, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक एल्डिहाइडिक कंपाउंड है, वह कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इस कन्वर्जन से एल्डिहाइडिक ग्रुप से कार्बोक्सिलिक कन्वर्जन, एसिडिक कन्वर्जन देखने को मिलता है। और ये जो कन्वर्जन है वह NAD
के द्वारा होता है और इससे जनरेट होता है NADH। ये आप ध्यान पे रखे रहेंगे। देखिए इस स्टेप में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में तो हुआ है, लेकिन तो इसमें फॉस्फेट यहां पे ट्रांसफर हुआ है, वो फॉस्फेट एटीपी से नहीं, वह इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप ने ट्रांसफर किया है अपना फॉस्फेट। ये आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। अब आप देखिए एनर्जी यहां पे जनरेट होना स्टार्ट हो गई है, इस कारण से अब आगे की जितने भी फेजेस है वह पे ऑफ फेज कहलाएगा, एनर्जी जनरेशन स्टेप्स कहलाएगा। तो सिक्स्थ स्टेप भी अगर आप देखेंगे तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक हिसाब से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, अब आप ध्यान में रखें कि इस स्टेप में 2NADH का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता सकता हूं कि अगर मैं आयोडो एसीटेट इस रिएक्शन में डाल दूं तो यह ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का कन्वर्जन 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में बिल्कुल भी नहीं होने वाला। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि 2 मॉलिक्यूल्स जो हम लोगों को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बने थे वो कन्वर्ट होकर के 2,1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में ही होंगे और दोनों ही 3-3 कार्बन के कंपाउंड्स हैं। ठीक, मैं समझता हूं कि आप लोगों को इतना चीजें समझ में आई। अगला जो स्टेप है स्टेप 7, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट या बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है और इस सबस्ट्रेट का जो फॉस्फेट है, जो फर्स्ट पोजीशन का फॉस्फेट है, वह एडीपी में ट्रांसफर होकर के एटीपी जनरेट करता है। अब देखिए ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ, अब तो देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट से डायरेक्टली फॉस्फेट इस एटीपी का फॉर्मेशन करने में मदद कर रहा है। इस कारण से इस वाले स्टेप को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप कौन सा है ग्लाइकोलाइसिस में, आप स्टेप 7 बोलोगे। और क्योंकि सबस्ट्रेट से डायरेक्टली फॉस्फेट एटीपी को फॉस्फोराइलेट कर रहा है, इस कारण से यह प्रोसेस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का होता है। नेक्स्ट अगर स्टेप 8 की बात करें तो स्टेप 8 जो है उस स्टेप 8 में फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस की मदद से जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना हुआ है वह 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, चलिए ऐसा कुछ खास बात इस पे नहीं है, है ना। 9th स्टेप में आप देख सकते हैं कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्जन हो जाता है इनोलेज एंजाइम की मदद से। अब आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट में वाटर मॉलिक्यूल एज ए रिमूव होते हैं, बाहर एज ए बाई प्रोडक्ट निकलते हैं और इससे 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जनरेट होता है। ये भी 2 मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे, इसको अपन लोग 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बोल सकते हैं। देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूवल से इस रिएक्शन में हाई एनर्जी इनॉल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, इनॉल ग्रुप एनहाइड्रेट ग्रुप हाई एनर्जी वाले बॉन्ड्स हैं।
तो वाटर रिमूवल भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अगर आप इस स्टेप पे मिस कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनॉल लिंकेज का जो कि एक हाई एनर्जी बॉन्ड है वह जनरेट होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक अगेन इंपॉर्टेंट स्टेप कि 2 molecules of phosphoenol pyruvate, 2 molecules of phosphoenol pyruvate कन्वर्ट होता है 2 molecules of pyruvate या पायरुविक एसिड में पायरुवेट काइनेज एंजाइम की मदद से। अब आप देखिए इस रिएक्शन में जो फॉस्फेट ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे है वह ट्रांसफर होगा एडीपी को फॉस्फोरेट करके, वह एटीपी का निर्माण करेगा। ठीक, तो ये भी सबस्ट्रेट के थ्रू एटीपी का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। इस कारण से मैं इस स्टेप को भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहूंगा। इस स्टेप को भी मैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहूंगा। अब आप देखिए जब 2 मॉलिक्यूल्स 1,3-bis-phosphoglycerate 2 मॉलिक्यूल्स 3-phosphoglycerate में कन्वर्ट हो रहा था तो एटीपी भी 2 ही बनेगा। ठीक, दूसरा मैं बोल सकता हूं कि जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडीपी को फॉस्फोरेट करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनाएगा। ठीक, तो फाइनली ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड का पाथवे कंप्लीट होता है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हम लोगों के पास रह गया है, उसी को बस कंप्लीट कर लेते हैं। एक चीज आप ध्यान पे रखेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन किन किन स्टेप्स में रेस्पॉन्सिबल है इसको। ठीक है, तो 7th और 10th स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रहेगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आप लोगों को पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर मैं एनर्जी कैलकुलेशन की तरफ इस स्टेप में जाऊं तो इस पूरे स्टेप में हम लोगों को टोटल 2 एटीपी यूज हो गया। देख सकते हैं फर्स्ट और थर्ड स्टेप में फॉस्फोराइलेशन के लिए हम लोगों को 2 एटीपी यूज हो गया है, 2 एटीपी यूज हो गया है। और 7th स्टेप और 10th स्टेप में एटीपी जनरेट हुआ है। ठीक है, तो एटीपी यूज हो गया है और 7th और 10th स्टेप में हम लोगों को 4 एटीपी जनरेट हो गया है। अब आप एक एक चीजों को समझ सकते हैं कि आप लोगों को 100 रुपए दिया है, आपने किसी से उधार लिया तो उसने क्या किया, आपको 20 रुपए उसने कैश में दे दिया है और बाकी 80 रुपए आपको चेक के थ्रू आपको ट्रांसफर कर दिया है। अब चेक का यूज आप कब करेंगे, जब आप बैंक जाएंगे तब आपको वो पैसे मिलेंगे। उसी तरह से चेक जो है वो हमारे लिए NADH रहेगा। NADH जो है वो आगे स्टेप्स में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को वहां पे देखने को मिलेगा कि एक NADH से 2.5 ATP का प्रोडक्शन होता है। तो 2 NADH में हम लोगों को 5 ATP जनरेशन होगा। तो टोटल जनरेशन हुआ कितना, 5 + 4 9 ATP ग्लाइकोलाइसिस में जनरेट हुए और 2 ATP इस
प्रोसेस में यूज हो गए। तो नेट प्रॉफिट हमको कितना हुआ कि 9 हमने प्रोड्यूस किया और 2 एटीपी यूज हो गया, तो 7 एटीपी हम लोगों को नेट गेन या प्रॉफिट हुआ। देखिए कुछ बुक्स में एक NADH का 3 एटीपी की वैल्यू भी लिया जाता है। तो एक अगर आपके पास ऑप्शन में कंडीशंस रहेंगी तब आप भले यहाँ पे 88 एटीपी यूज करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स में 2.5 एटीपी ही रहता है। तो आपको इस पूरे स्टेप्स में देख लिए कि आपने ग्लाइकोलाइसिस में सेल रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। और अगला जो हमारा क्लास होगा वो TCA साइकिल के ऊपर होगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के ऊपर। ठीक है, अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ लेना। ये एक इम्पॉर्टेंट पाथवे है जो कि एग्जाम्स में पूरी तरह पूछा जाएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव एग्जाम हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।